हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि हमने कोई शराब घोटाला किया, चाहे 1100 करोड़ की या 3000 करोड़ की, कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास। और चवन्नी की नए पैसे की रिकवरी नहीं है। 500 से ज़्यादा जगहों पे रेड मार चुके हैं ये लोग। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो वो मान रहे हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं सबूत मिला। पूरे देश के सामने टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने कबूल किया, देश के प्रधानमंत्री ने, कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग मुद्दा है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का पलटू राम होना और वो मुद्दा है वो सारा। बीजेपी की 220 आएंगी, इससे कम आएंगी जी। तो नेचुरली इंडिया गठबंधन गेन कर रहा है जगह जगह। योगी जी को बदला जाएगा ये बच्चा बच्चा जानता है, ये हर आदमी बोल रहा था, मैंने उसको मुखर कर दिया। जो अभी दबी जबान में सारी जनता बात कर रही थी, मैंने उसे मुखर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिनका जो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन है वो आंदोलनों के इर्द गिर्द रहा है और आंदोलन से आगे बढ़ते बढ़ते कहें तो संघर्षों में वो तब्दील हो गया और संघर्ष ऐसा कि आज भी वो संघर्षशील हैं। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी, आपका स्वागत करता हूँ। केजरीवाल जी, सबसे पहले डीबी लाइव में आपका स्वागत करता हूं और संघर्ष की मैं बात कर रहा हूं। अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और यहां से शुरुआत होके और करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात करते करते आज आप भ्रष्टाचार आपके ऊपर, जी, इसी मामले में आप कैसा क्या फील होता है और कैसे ये यहाँ तक की परिस्थिति बन गई? पूरे केस झूठे हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि हमने कोई शराब घोटाला किया, उसमें हमने 100 करोड़ की रिश्वत ली, पहले बोले। फिर बोले नहीं 100 करोड़ नहीं, 1100 करोड़ की रिश्वत ली। फिर बोले नहीं 3000 करोड़ की रिश्वत ली। चाहे 1100 करोड़ की या 3000 करोड़ की या 100 करोड़ की, अगर हमने रिश्वत ली तो वो पैसा कहीं तो मिलेगा। उस 100 करोड़ में 50 करोड़ तो मिलेगा, 70 करोड़ तो मिलेगा, कहीं कोई कैश मिलेगा, कहीं कोई ज्वेलरी कुछ खरीदा होगा हमने, कोई खर्चा किया होगा। कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास। और चवन्नी की नए पैसे की रिकवरी नहीं है। 500 से ज़्यादा जगहों पे रेड मार चुके हैं लोग, एक नए पैसे की रिकवरी नहीं है। चवन्नी की बात आपने की, एक जी। पूरा केस फर्जी है। कल एक टीवी चैनल को प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपके पास कोई रिकवरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पहली बार पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने कबूल किया कि शराब घोटाला फर्जी है जी। शराब घोटाले में उनको कुछ नहीं मिला, उनके पास कोई सबूत नहीं है और उनके पास कोई, लेकिन वो उसको छुपाने के लिए कह रहे हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है जी। मैं ऐसा अनुभवी हूँ कि 200 CBI ऑफिसर्स को, 200 ED ऑफिसर्स को मैंने चकमा दे दिया। कहीं तो मिलता है, इसका मतलब सारी ED निकम्मी है, सारी CBI निकम्मी है, उनके पास सबूत है ही नहीं, क्योंकि केस ही फर्जी है जी। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने जब सारे देश के सामने कबूल कर लिया, हमें छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं वो सवाल लेके आया था, अभी आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि आप अनुभवी चोर हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ चवन्नी नहीं मिली, और इसके बाद कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। जो अनुभवी चोर होता है उसको बड़ी सुविधा होती है, वो जानता है कि ED CBI कैसे कार्रवाई करेगी, इसीलिए वो बचने की व्यवस्था में पहले कर लेता है। तो वो मान रहे हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं सबूत मिला, उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो मान रहे हैं जी। उसका बहाना जो मर्जी दे दें, केजरीवाल अनुभवी चोर है, जो बहाना, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। पूरे देश के सामने टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने कबूल किया, देश के प्रधानमंत्री ने, कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है और पूरा केस फर्जी है। क्या ये रिएक्शन उस पे है, जैसे ही आप बाहर निकल के, अभी अंतरिम ज़मानत से बाहर निकल के आए और आपने 2 बातें कही, एक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, और दूसरी बात अमित शाह और को लेकर के कि नरेंद्र मोदी दरअसल अमित शाह के लिए
प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं कि अगले साल वो 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद ये कुर्सी दे देंगे उनको। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस 4 तारीख के बाद नहीं रहेंगे, मतलब उनको भी जल्दी बदल दिया जाएगा। क्या इसका रिएक्शन है? और ये आपने कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं, लॉजिक तो ऑब्वियस है। योगी जी को बदला जाएगा ये बच्चा बच्चा जानता है, ये हर आदमी बोल रहा था। मैंने उसको मुखर कर दिया। जो अभी दबी जबान में सारी जनता बात कर रही थी, मैंने उसे मुखर कर दिया। इन्होंने वसुंधरा राजे को हटा दिया, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को राजनीति ख़त्म कर दी, इन्होंने खट्टर साहब की राजनीति ख़त्म कर दी। अगला नंबर योगी जी का है। जितने बड़े नेता थे जो अमित शाह जी के रास्ते में आ सकते थे सक्सेसर के रूप में, सबको ख़त्म कर दिया। और जो जहाँ तक 75 साल का, इन्होंने खुद ही रूल बनाया था। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा नहीं कि मैं नहीं हटूंगा, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने रूल बनाया तो उन अपने ऊपर लागू करेंगे उस रूल को। आपने ये भी कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर मैं दे दूं तो फिर ममता बनर्जी और पिनरई विजयन सबका नंबर आएगा फिर। जी, कैसे? ये बेसिकली पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, किसी को ये ना लगे कि केजरीवाल कुर्सी से चिपक गया। मेरे को कभी पद का लालच नहीं रहा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होते हुए मैंने त्यागपत्र दे के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 10 साल काम किया था। तब कोई पार्टी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं लड़ा, आरटीआई के लिए कोई बेसिकली पागलपन था, जुनून था, कोई भविष्य नहीं था। दिल्ली की झुग्गियों में जब मैं काम कर रहा था मेरा कोई भविष्य नहीं था। फिर भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया तो 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था असूलों के लिए। आज मैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम लोग 2 बार ज़बरदस्त, एक बार 62 सीट आई, एक बार 67 सीट आई, 55% वोट शेयर आया। तो प्रधानमंत्री जी ने ये देख लिया कि दिल्ली में इनको नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, ये इस्तीफा दे देगा, इसकी सरकार गिर जाएगी और हम फिर चुनाव करा लेंगे। अब अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। फिर ये किसी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के, जहाँ बीजेपी हारेगी चुनाव, वहाँ पे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी फर्जी केस में, उसका इस्तीफा ले लेगी, उनकी सरकार गिरा देगी। ये तो जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा कि सरकार जेल से चलाएंगे, और जेल से चल सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में PIL हुई कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं हटा सकते, उसकी मर्जी है। तो अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे को सहूलियत तो देनी पड़ेगी अपना सुप्रीम कोर्ट की अपने मुख्यमंत्री की फाइलें क्लियर करने के लिए। जी, लेकिन कहा गया कि आप जैसे अभी हैं तो आप सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकते, अपने दफ्तर में नहीं जा सकते बेल पीरियड में। बेल पीरियड, उसके उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे दोबारा। लेकिन आप जब अभी जेल के अंदर थे तो फिर काम करने को क्या मिल रहा था? फाइलें साइन कर अभी तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मॉडल कोड लगा हुआ था। जी, अब 4 जून के बाद हम कोर्ट में जाएंगे और परमिशन मांगेंगे। क्योंकि ये सुनने में ये भी आया कि जब भगवंत मान साहब आए मिलने के लिए तो आपके सामने वो पर्दे लगा दिए गए थे, आप लोग मिल नहीं मतलब जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि कमरे में बैठ के फेस टू फेस मुलाकात कराई जा सकती है। और अभी तक जितने पॉलिटिकल लोगों को गिरफ्तार किया, सबकी कमरे में फेस टू फेस बैठ के मुलाकात कराई गई ऐसे। लेकिन भगवंत मान जब आए तो मेरे को जेल के अंदर से वो जो जेल की जाली होती है उस तरफ वो और इस तरफ मैं, जब मेरी पत्नी आती तो इस तरफ वो और इस तरफ मैं, तो बेसिकली हमें इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए करते थे। तो ऐसे में लगता है कि आप मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए अब अगर ऐसी नौबत आती है कि आपको दोबारा जाना पड़े तो काम कर पाएंगे? वही मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाके उनसे हम इस बात की इजाज़त मांगेंगे कि ये सहूलियतें मिलनी चाहिए। जी, अब थोड़ा चुनाव पे आते हैं, और ये जो अभी ऑनगोइंग चुनाव है, लोकसभा चुनाव आने के बाद आपने काफ़ी हिंदुस्तान में काफ़ी घूमा है, दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत है? मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है लोगों में। बीजेपी पूरे देश में महंगाई और बेरोज़गारी को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन जब वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं टीवी में, प्रधानमंत्री के मुंह से ये निकल ही नहीं रहा, महंगाई बेरोज़गारी उनकी चिंता ही नहीं है प्रधानमंत्री की। वो गाली गलौज कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बम्बई जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है जी। उद्धव ठाकरे को कहते हैं कि ये अपने पिताजी की नकली संतान है।
परसों वो बोले कि इंडिया गठबंधन वाले तुम्हारे घर की टूटी छीन के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। लोग उनसे ये सुनना चाहते हैं कि मैं उनको वोट दो ताकि प्रधानमंत्री जी हमारी महंगाई कैसे दूर करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे कम करेंगे, दूध कैसे सस्ता करेंगे, सब्जियां कैसे सस्ती करेंगे, खाने पीने की चीज़ें कैसे सस्ती करेंगे, फीस कैसे सस्ती करेंगे जी, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे देंगे। लोग उनसे ये सुनना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री के एजेंडा में ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा, मुझे लगता है 220 से कम सीट आएंगी। ऐसे में आपका नेता कौन होगा? क्या आप भी उस रेस में हैं, प्रधानमंत्री की रेस मैं में? प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूँ। वो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा वो बता दें, हम अपना प्रधानमंत्री बता देंगे। जी, इंडिया गठबंधन की शुरुआत में आपकी पार्टी का उसमें जुड़ना भी एक कई ढंग से, पहले तो आपके यहाँ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में आप शामिल ना हों, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। और उसके बाद आप लोगों का शामिल होना, उसके बाद आप लोगों का जेल जाना, ये क्या उससे कुछ तारतम्य, कुछ मिलता जुलता है? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो दबाव बनाने की राजनीति हो रही थी कि आप लोग न जाएं, इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो? मुझे लगता है वो चाहते तो थे वो लोग जी, लेकिन उनकी चली नहीं। हमने अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लिया। लेकिन नीतीश कुमार का अचानक पलट जाना, यहाँ से बाहर निकल जाना, उसका कोई असर इंडिया गठबंधन पे, और चूंकि आपसे बहुत उसका मुलाकातें असर होती थी, उनके ऊपर होगा। नीतीश बाबू, बीजेपी को भी नुकसान होगा, नीतीश जी को भी नुकसान होगा। बिहार में लोग ये पसंद नहीं करते। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली। पाकिस्तान में भी उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करके उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और चुनाव जीत गए। यहाँ भी उसी तरह की तानाशाही की तरफ मोदी जी देश को ले जा रहे हैं। मुझे गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं, कहते हैं आओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का महीना भर पहले अकाउंट फ्रीज कर दिया, कहते हैं आओ अब चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी को 2 टुकड़े करके उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आओ अब चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना की पार्टी छीन ली, टुकड़े कर दिए 2 और सिंबल छीन लिया, कहते हैं आओ अब चुनाव लड़ते हैं। तो जो तानाशाही का मॉडल वहाँ पे रशिया में पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव लड़ा, 87% वोट आ गए। शेख हसीना ने यहाँ पे सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव लड़ा और जीत गई बम्पर वोट से। यही मॉडल मोदी जी यहाँ लाना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, इससे देश को बचाना है। लेकिन 4 तारीख के बाद ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद ऐसा हो कि कम, जैसे 220 सीटें आप कह रहे हैं, कुछ वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो सत्ता हस्तांतरण में भी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए इंडिया गठबंधन विपक्ष क्या तैयारियां कर रहा है? एक बारी हो, देखते हैं। मैं समझता हूँ जैसे ट्रंप ने छोड़ने से कितनी तकलीफ़ की थी, ट्रंप ने कुर्सी छोड़ने में, ये भी हो करेंगे तो कुछ भी करेंगे। ये हो सकता है, ऐसा लगता है। देखते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में साथ साथ, और कई जगहों पे हम सब ने देखा कि आप गए, कांग्रेस की रैलियों में भी गए। वो जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया, शुरू में दिक्कत हुई थी कांग्रेस के साथ तालमेल करने में, लेकिन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब मैं समझता हूँ ऊपर से नीचे तक काफ़ी ठीक तालमेल हो गया, एक रिलेशन डेवलप हो गया है। हाँ जी। ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि बाहर से हम समर्थन देंगे, शुरुआत में काफ़ी वहापोह की स्थिति थी, थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप, मेरी बात नहीं हुई है निकलने के बाद उनसे इस टाइम इतने ज़्यादा मैं, लेकिन सबसे पहला शख्स कोई था तो ममता बनर्जी थी जिन्होंने ट्वीट करके आपको बधाई दी थी जब आपको अंतरिम ज़मानत मिली थी। हाँ जी, मैं उनका सभी का, ममता जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं की, मेरे लिए मन्नत दुआएं मांगी और जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं बाहर हूँ। जी, थोड़ा सा पंजाब को लेकर के भी आपसे जानकारी चाहूँगा, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और बहुत मजबूत सरकार है, वहाँ आप और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में हैं। क्या कारण रहा कि फ्रेंडली फाइट में गए? सीटों का बंटवारा क्यों? हमने गठबंधन वहाँ किया जब बीजेपी थी। बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। पंजाब में बीजेपी नहीं है तो इसीलिए हम अलग अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए अलग अलग लड़ रहे हैं।
और गुजरात को लेकर क्या कहना है गुजरात आपका? में हम गुजरात 2 सिर्फ सीट पे जी। लड़ रहे हैं, तो एक पे तो लगभग पक्का है कि जीत ही जाएंगे, दूसरे पे भी अच्छी टक्कर हो रही है। आपने लेकिन अभी एक इंटरव्यू में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि 300 पार इस बार इंडिया गठबंधन, कैसे किस दम पे आपने कहा? बीजेपी की 220 आएंगी, इससे कम आएंगी, जी, तो नेचुरली इंडिया गठबंधन गेन कर रहा है जगह जगह। क्योंकि आप पहले राजनेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए फिगर दिया, इसलिए ये सवाल बनता है। क्योंकि सब बीजेपी की बात तो कर रहे हैं कि बीजेपी 200, 220, राहुल गांधी जी 140, 150 कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी 143 कह रहे हैं, तो आपने इंडिया गठबंधन के लिए कहा, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा था। तो वो अगर आप डिटेल्ड कैलकुलेशन करें तो आप भी उसी फिगर पे पहुंचेंगे, स्टेट वाइज, पार्टी वाइज अगर डिटेल्ड वो करें तो आपको वो दिखेगा कि वो हो सकता है। केजरीवाल जी, मैं समझ रहा हूँ कि समय कम है, एक दो छोटा सवाल और करना चाहूँगा। अन्ना हज़ारे के साथ आपका काफ़ी अच्छा आंदोलन रहा और जहाँ से यहाँ तक आपका और संघर्षों में भरा आंदोलन वो भी था। अब जबकि आप राजनीति में हैं तो अन्ना हज़ारे जी कई बार आपके अगेंस्ट बात करते हुए और बयान देते हुए दिखाई दिए हैं, आपकी उस पर कोई प्रतिक्रिया? नहीं, मैं अन्ना जी की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर वो डांटना चाहें मुझे डांट ले, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों। अगर गलतियाँ हुई हों तो उनकी डांट मेरे सर माथे पर, और जो भी वो निर्देश देंगे हम मानेंगे। अभी जब संजय सिंह जी बाहर आए और आप जेल के अंदर गए और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आम आदमी पार्टी को भी, अब हालांकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी उसमें एक चार्जशीट में ले लिया है, नाम ले लिया है, पार्टी में बिखराव ऐसी स्थिति या पार्टी कमज़ोर होने वाली स्थिति ऐसी बताई जा रही थी, बात ऐसी बताई जा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि अब मजबूती है आम आदमी पार्टी में? मैं जब अंदर था तब भी बहुत मजबूती थी। आप सोच के देखो कि किसी पार्टी के टॉप के 4 नेता जेल में हों, वो पार्टी बचेगी? टॉप के छोड़ो, अगर बीजेपी के 2 टॉप के नेता अगर जेल चले जाएं, पार्टी के 100 टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी के। हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल में थे, फिर भी पार्टी एक संगठित परिवार की तरह उन्होंने काम किया। मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी लीडरशिप के ऊपर, सेकंड रंग और थर्ड रंग की लीडरशिप के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संभाला मेरी एब्सेंस में। इसलिए ये सवाल उठता है कि आप नहीं, संजय सिंह जी नहीं, क्योंकि आपकी तुरंत गिरफ्तारी हुई थी, संजय सिंह जी नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, सत्येंद्र जैन नहीं, कोई नहीं, और उसके बाद कुछ लोग थे जिनके ऊपर ईडी के नोटिस पहुंच रहे थे, तो इन्होंने पूरी कोशिश की तोड़ने की, ये तोड़ नहीं पाए। पार्टी संगठित है, मजबूत है, चुनाव अच्छे ढंग से फाइट कर रही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि केजरीवाल को फांसी पे लटका दो। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल को मार के, केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को रोक लोगे तो 100 केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी इतना फैल चुकी है देश के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर, कि आम आदमी पार्टी को अब ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको राजनीतिक रूप से हमारे साथ लड़ो, हमारे साथ चुनाव में लड़ो, पॉलिटिकली लड़ो, लेकिन ये जो झूठे केस करके जेल में डाल दिया, ये इनको उल्टा पड़ेगा। ये लगता है कि ये जन जन तक पहुंचाया जा चुका है, यह मुद्दा जा चुका है। मुख्य मुद्दा क्या है? आपका एक अलग मैनिफेस्टो आया, कांग्रेस का अलग आया, उधर समाजवादी पार्टी का अलग आया, अलग अलग क्यों मैनिफेस्टो? क्या एक कोई दो चीज़ें, एक तो इस बार हमें सबको टाइम नहीं मिला, अगर एक होता सबका मैनिफेस्टो या वो तो अच्छा होता। लेकिन ये चुनाव आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोकल हो गया है। ये अब नेशनल लेवल पे मोदी जी के इर्द गिर्द चुनाव नहीं घूम रहा। यूपी में अलग चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में अलग चुनाव। मैं वही महाराष्ट्र गया था जी, वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है वही मुद्दा है। दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग मुद्दा है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का पलटू राम होना और वो मुद्दा है। वो सारा हर स्टेट के अंदर अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, तो हर स्टेट में एक अलग मैनिफेस्टो है, तो कोई गलत नहीं है। बाद में कॉमन मिनिमम बाद में इस सबको मर्ज कर देंगे, मर्ज करेंगे। और ये जो कांग्रेस जो अभी 10 किलो अनाज की घोषणा की है, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ होना चाहिए। उसको आगे बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल बढ़ाएंगे तो जी, क्योंकि वो बिल्कुल मिडवे में आया है, इसीलिए वो पहले आना चाहिए, तब शायद और फ़ायदेमंद होता आपके इंडिया गठबंधन के लिए। और प्रधानमंत्री, बस आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बार बार करप्शन को लेकर, और इंडिया कहते हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्या कहेंगे, कितना मजबूत है इंडिया गठबंधन? देखते हैं 4 तारीख को कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता किस पे विश्वास करती है। बहुत शुभकामनाएं केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल जी से। समय कम है और इनको भी बहुत सारे दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होना है, इसलिए एक छोटा इंटरव्यू, लेकिन बाद में इनसे आग्रह करूंगा कि एक विस्तृत इंटरव्यू इनके साथ हम करें, और बहुत सारे सवालों का जवाब इनसे लेने की हमने कोशिश की। और चुनाव का वक्त है, बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ DV लाइव की तरफ से, देशबंधु की तरफ से, और आप विजयी हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।